अब जो थ्योरी होगी वो प्रैक्टिकल पार्ट में भी यूज होगी। अभी तक जो थ्योरी थी इससे पहले वो सिर्फ आपकी नॉलेज एनहांस कर रही थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ जगह पे एनहांस कर रही थी, बट अब तो वो है जो नॉलेज ओके बट क्वेश्चंस में आएगी। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं ये, इसको हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होता है ये? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, अब मैंने कंपनी क्रिएट करी, इनकॉर्पोरेशन हो गई, सब कुछ हो गया, अब मतलब देखो पैसे रेज करने हैं, तो मैं कह पैसे रेज करने हैं, चलो 500 करोड़ रेज करने हैं, ठीक है ना। क्या अपने मन से कुछ भी वैल्यू डिसाइड हो सकती है? आप शेयर्स आईपीओ, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी को अगर पैसे रेज करना है तो आईपीओ के थ्रू रेज होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कि कंपनी जितने मर्जी पैसे रेज कर सकती है, कैसे डिसाइड होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्या, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या बन रही है अभी, डिपेंडिंग ऑन द एसेट्स व्हिच यू हैव, आपकी कंपनी की अभी वैल्यूएशन क्या बन रही है, ठीक है ना। उसमें एसेट्स में गुडविल भी इंक्लूडेड होती है। तो आपने वैल्यूएशन कर ली, प्रूव करना पड़ेगा बैलेंस शीट के बेसिस पे, सब कुछ हर एक चीज पे। तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बन रही है फॉर एग्जांपल 500 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन बन रही है, तो यस यू कैन इशू। तो आप 100% आप एक तरह से फ्लोट कर रहे हो ना कंपनी। कुछ लोग क्या करते हैं, कह रहे देखो यार 40% शेयर्स तो मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं सिर्फ अभी 60% ही मैं ऑथराइजेशन ही, क्यों होता है ना कि मैं चाहता ही नहीं कि वो कभी पब्लिक तक पहुंचे, ऐसा और ना कुछ लोग चाहेंगे ना, अगर उन्होंने 100% के वो ले ली परमिशन, तो वो तो फ्लेक्सिबल हो गया ना, वो तो कभी भी शेयर्स, मतलब नाउ दोस शेयर्स एग्जिस्ट एंड दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है ना। तो अब आपने ऑथराइजेशन, एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आप पूरा प्रोसेस होता है, वैल्यूअर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। उसके बाद बताया था कि चलो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 500 करोड़, तो इसका मतलब the maximum amount of money, the maximum amount of money which you can raise through issue of shares is 500 crores। तो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, आपको इतनी ऑथराइजेशन, आप ऑथराइजेशन ले लेते हो, बट जैसे अगर आपने इशू करे तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती जाएगी ना। जैसे आपने 10% शेयर्स इशू करे मार्केट में, 10% ओनरशिप किसी और के पास जा चुकी है, आपने 40% करे तो 40% आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो जैसे जैसे आप शेयर्स इशू कर रहे हो। ये बात क्लियर है? ये बिजनेस स्टडीज में भी आपको बहुत काम आएगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी पैसा रेज कर रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस स्टडीज में, पता है ना, सेकेंडरी मार्केट, तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी जब पैसा रेज कर रही है, क्या शेयर्स इशू करने चाहिए या डेट बोरो करना चाहिए? ईशान्या, तो शेयर्स इशू करने चाहिए। जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करते जा रहे हो, तो कल को जब प्रॉफिट भी होगा तो जितने परसेंट आपके पास शेयर्स हैं उतने परसेंट ही तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। अगर आपकी कंपनी थी, आपने 40% शेयर्स लेट अस अज्यूम इशू कर दिए मार्केट में, तो आपके पास तो बस 60% ही रह गए। आपने अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करी कि नहीं करी? यस सर। तो अगर आपको अपनी कंपनी पे इतना भरोसा था कि प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपने तो फोरगो कर दिया अपना प्रॉफिट और स्टेक, क्यों बेचा? आप जैसे जैसे शेयर्स इशू कर रहे हो आप अपना स्टेक फोरगो कर रहे हो। तो अगर इतना भरोसा था तो आपको तो लोन बोरो करना चाहिए था,
प्रॉफिट कमा के लोन खत्म, शेयर होल्डिंग भी अपने पास। तो क्या है बेटर तरीका? शेयर बोरो करना, इशू। बोरो करना। तो फिर कंपनी शेयर्स इशू ही क्यों करती होंगी? लोन ही क्यों नहीं बोरो कर लेती? ट्राई। नहीं पता सर। वेरी गुड। डेट नहीं, इंटरेस्ट ऑन डेट। ध्यान से देखना, शेयर्स इशू करे, पैसा रेज करना, दोनों बोथ आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी, इक्विटी भी और डेट भी, ये सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। तो आप कंपनी एक्सपैंड करना चाहते हो तो यस यू नीड मोर मनी। तो क्या रेज करना चाहोगे, इक्विटी या डेट? तो इसे तो कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा इक्विटी इशू कर दी तो ओनरशिप डाइल्यूट कर दी, कल को कंपनी अच्छी करे, मतलब प्रोग्रेस करेगी ना, तो आपको बुरा लग रहा होगा कि हाय राम ये क्या कर दिया मैंने, मतलब ये मेरे हो सकते थे ये शेयर। यस और नो? लेकिन नहीं, डोंट बी ग्रीडी, इक्विटी सेफर ऑप्शन रहता है। व्हाई? बट देयर शुड बी एन ऑप्टिमम मिक्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी होता है? ऑनलाइन, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी होता है? कंपनी देती है। डिविडेंड इज द रिटर्न व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय देम। तो क्या कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी होता है? यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लिए होता है, इक्विटी के लिए नहीं होता। और मेजॉरिटी जो पैसा रेज होता है इक्विटी से होता है, नहीं होता। अभी पढ़ा ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या जरूरी है कि हर बारी डिविडेंड मिलेगा? नहीं है जरूरी, ठीक है ना, नहीं है जरूरी। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड। तो आपकी कंपनी अगर बाय चांस कोविड में जैसा हुआ लॉसेस में चली गई, तो कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड देने की। कह रहा है भाई नुकसान है, ओनर बनना था ना तुम्हें, बन गए ओनर, अभी नुकसान है तो साथ झेलो, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड पेमेंट इज नॉट मैंडेटरी। प्रॉफिट होगा दे देंगे, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड भी रेट फिक्स्ड है, प्रॉफिट नहीं है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल दे देंगे, इस साल नहीं दे रहे हम आपको कोई डिविडेंड, क्यूमुलेट होता रहेगा, क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहते हैं उसे। बट ऑन दी अदर हैंड डिबेंचर्स, वो तो आपने लोन बोरो करा है। कह रहे भाई साहब आपकी कंपनी जिंदा है, मर गई, डूब रही है, कुछ नहीं, हमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है ना उतना चाहिए चाहिए। कह रहा जब आपने प्रॉफिट कमाया तो क्या हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया? तो हमारा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। तो उसको बोलते हैं डेट और लोन्स, दे कैरी अ फाइनेंशियल रिस्क, दे कैरी अ फाइनेंशियल रिस्क विद देम। फाइनेंशियल रिस्क ये होता है, कह रहा बाई चांस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल नहीं था बिजनेस उस साल, आप नेगेटिव में जा सकते हो, ठीक है ना, आपके पास पैसे नहीं थे, लॉसेस हैं, इंटरेस्ट विल फर्दर माउंट योर लॉसेस, ठीक है ना, मतलब दे विल फर्दर इंक्रीज योर लॉसेस एंड यू माइट एंड अप इन अ डेट ट्रैप और इंसॉल्वेंसी हो सकती है। इंसॉल्वेंसी क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ योर डेट्स। सिंपल सी बात होती है, इंसॉल्वेंसी कोई हो ये नहीं, बिजनेस सिनेरियो में बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, योर डेट्स आर मोर देन योर एसेट्स, यू बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो आपने देखने की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, बट यस debt carries a financial risk. Okay, so whether a company should issue shares or debentures, that is one of the most toughest decision to take, ठीक है ना, मतलब कंपनी तो बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट अपॉइंट करती है, करोड़ इन्वेस्ट करती है इस चीज पे ही कि यार आप देखो कि हमें कितने परसेंट शेयर्स, कितने क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। So should a company issue shares or debentures? It should maintain a balance, it should maintain an optimum mix, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एज एन इन्वेस्टर, अब इतनी बातें कर ही ली हमने, अब आपकी बात करें, अगर एज एन इन्वेस्टर वुड यू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? अब सुन लिया सब कुछ आपने। शेयर्स दे डू नॉट कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छे, नहीं हुआ तो शायद जीरो। डिबेंचर्स दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एज एन इन्वेस्टर would you invest in shares or debentures? Shares हो सकता है, इसमें कोई सही आंसर और गलत आंसर नहीं होता,
रीजनिंग पे तो अभी मैं आऊंगा, अभी तो मैं बस जानना चाहता हूं कि आप क्या कहेंगे। शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे ईशान्या? गिवन एन ऑप्शन, शेयर्स या डिबेंचर्स? क्या बैलेंस चेक कर रही है क्या ईशान्या? बताओ बेटा, शेयर्स या डिबेंचर्स? कृष्णा, पलक, ऋषिता, श्रुत, स्नेहा? डिबेंचर्स सर। शेयर। श्रुत, पलक शेयर्स, स्नेहा? सर मैं मार्केट में घूम रही हूँ अभी, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। आप शेयर्स, व्हाई? ओनरशिप। आपको लगता है कि आपने कल अगर रिलायंस के शेयर्स खरीद भी लिए 10 लाख रुपए के, तो आपको कितनी परसेंट ओनरशिप मिलेगी? 0.001%। ओनर तो बन गए ना रिलायंस के। सेंस ऑफ ओनरशिप कहते हैं उसे, ओनरशिप नहीं कहते, सेंस ऑफ ओनरशिप। ओके, फ्यूचर में क्या? तो दैट इज नॉट द रीजन। तो आपका रीजन हुआ कैपिटल अप्रिसिएशन, ओनरशिप नहीं। आप जो शेयर्स खरीद रहे हो, ओनरशिप आपको लगता है, मतलब भाई से थोड़ा साइड हो ना, मतलब ओनरशिप आपको, मतलब मैंने अभी बताया 1% शेयर के लिए 4,000 करोड़ चाहिए, समझ रहे हो? और रिलायंस में तो और ज्यादा चाहिए, और बड़ी कंपनी है, उसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा, तो उसके 1% के लिए शायद 10,000 करोड़ चाहिए ओनरशिप। एक शेयर, हाँ एक शेयर तो आपको 2,500 में मिल जाएगा। तो लेकिन 2,500 का एक शेयर है रिलायंस का, ठीक है ना, 2,550 ऐसे कुछ होगा, एक शेयर मिल जाएगा। तो उनके अगर मैं चेक करूंगा तो मतलब मिलियंस में होंगे शेयर्स। हाँ, अब बात आती है कि सर मैंने 5 शेयर ले लिए 12,500 के, तो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि पॉइंट के आगे कितने जीरो होंगे, तो दैट इज नॉट द पॉइंट कि आप ओनरशिप के लिए लिया आपने। सेंस ऑफ ओनरशिप वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, सेंस ऑफ ओनरशिप। आपका रीजन ओनरशिप नहीं है, आपका रीजन है कैपिटल अप्रिसिएशन। आपका रीजन क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन शेयर्स? तो दो प्रैक्टिकल रीजन में, पहला आता है कैपिटल अप्रिसिएशन, कि आपने इस उम्मीद में लिए हैं कि मैंने 2,500 का खरीदा, कंपनी अच्छा करेगी 3,000 का हो जाएगा, मेरे को तो 20% प्रॉफिट मिल गया ना, मैं शेयर बेच दूंगी, यही है ना, यही है ना आपका। तो उसे बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, उसको ओनरशिप नहीं बोलते, ठीक है ना। ओनरशिप तो तब होता है ना व्हेन यू गेट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो यहाँ तो मुश्किल है। दूसरा रीजन होता है डिविडेंड, कि व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन शेयर्स? कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड। डिविडेंड तो ना के बराबर मिलता है, तो आज की डेट में डिविडेंड के लिए बहुत कम लोग शेयर्स खरीदते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए खरीदते हैं। तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप क्या कहते हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स? शेयर्स में ऐसा हो सकता है कि आज जो कंपनी 2,500 रुपए का शेयर चल रहा है, कल को अगर चाइना ने ताइवान पे कर दिया कुछ अटैक, तो वो 2,500 का शेयर 2,000 का हो जाएगा एक दिन में, नॉर्मल। मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, कुछ कुछ तो 100 रुपए के 50 भी हो सकते हैं। मतलब शेयर की वैल्यू, कैपिटल अप्रिसिएशन, जरूरी थोड़ी ना कि शेयर बढ़ेगा ही, तो स्पीड पे, जिस स्पीड पे बढ़ता है उस स्पीड पे गिर भी सकता है। आपने 100 डाले थे इस उम्मीद में कि वो 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, वो 90 और 80 भी हो सकता है। कमाना तो छोड़ो, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। कैपिटल अप्रिसिएशन की जगह कैपिटल इरोजन कहते हैं उसको, डेप्रिसिएशन इज नॉट द वर्ड, कैपिटल इरोजन। उड़ गई। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि जो चीज एक बार नीचे आई है वो वापस ऊपर भी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यस, पेशेंस के साथ बैठे रहो तो लॉन्ग रन में नॉर्मली वो रिवाइव होता ही होता है, वो तो अभी है ना। चलो, क्या होता है कि हम जैसे गरीबों के साथ, कि हमने खरीदे 5 शेयर, ठीक है ना, आपने 12,500 लगाए, अब वो गिर गए 11,000 के हो गए उसकी वैल्यू, क्या करोगे? रखे रहने दोगे और नहीं लोगे?
दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो रखे रहते थे, एक कहता है कि चल और लेंगे तो एवरेजिंग हो जाएगी ना, अभी तो मुझे 2500 का एक शेयर पड़ा था, अब वो शेयर 2300 का चल रहा है, अब 5 और लेते हैं तो 2500 2300, अब मेरा एवरेज प्राइस हो जाएगा 2400। तो शेयर्स में एवरेजिंग करी जाती है, पैसे भी होने चाहिए उसके से, उसके लिए और पैसा भी तो होना चाहिए, यस और नो। तो वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड अवेलेबल फंड्स। आप होल्ड करा, ठीक है, अब वो 11,000 से 10,000 हो गई उसकी वैल्यू, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? रिलायंस ही है, अब क्या करोगे? पैसे खत्म हो चुके हैं आपके, रखे रहने दोगे, ठीक है। अब पता चला कि उनका एक आध बिजनेस भी जा चुका है और पेट्रोल बैन हो गया है, उनका ऑयल एंड गैस ही तो मतलब बहुत बड़ा है ना सेक्टर, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई और उसको रिप्लेस कर रही है, अब वो शेयर हो गया 8,000 रुपए का, अब क्या करोगे? बेच दिए ना, अब आपने वो शेयर बेच दिए, ठीक है ना। फिर जो नई टेक्नोलॉजी आई थी रिलायंस ने, उसमें 50,000 करोड़ रुपए डाले और अब वो शेयर हो गया 12,000 का, आपके बेचते ही तो ऐसा बड़ा नॉर्मल सी बात है कि जाते हैं वो तब तक गिरता रहता है जब तक कुछ सर्टेन नहीं होता। पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज, शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होती है और जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दो चीजें होती हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी हाई होनी चाहिए और होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो बहुत हाई है बट मेरी होल्डिंग कैपेसिटी हाई नहीं है, इन द सेंस कि मैं होल्ड नहीं करता था। मैंने भी शेयर ट्रेडिंग करी है और दिन दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख का प्रॉफिट और लॉस भी लिया है, बट आई डोंट स्लीप विद माय इन्वेस्टमेंट्स इन द सेंस कि आई डोंट कैरी फॉरवर्ड माय इन्वेस्टमेंट्स। आज में हिसाब कर दो, लेने हैं लो, देने हैं दो, एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव अर्न्ड एंड लॉस्ट इन करोर्स इन अ सिंगल डे। और करोड़ तो मतलब दिन का जो ट्रेड होता है ना शेयर मार्केट का, इट इज मोर देन 5 to 10,000 करोड़ एवरी डे। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, प्रोवाइडेड यू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल। दोनों चाहिए, दोनों होंगे तो लॉन्ग रन में आपका नुकसान कम होगा। लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप सिर्फ पैसे दे के ही जाओगे, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, हेड टेल खेल रहे हो, आज किस तरफ जाएगा वो तो किस्मत ही है ना, एक दिन में कैसे डायरेक्शन हो जाएगी। तो कौन थे डिबेंचर्स वाले? तो डिबेंचर हो गई सेफ इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल डिबेंचर्स ही रेकमेंड किए जाते हैं सीनियर सिटीजन को कि आप ज्यादा रिस्क ना लें, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन आप झेल नहीं पाएंगे जो शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन है। तो सेफ इन्वेस्टर्स को रेकमेंड किया जाते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसको कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा डालो तो पूरे साल में 4% मिलता है, किसी में 5 भी मिल जाता है। एफडी में डालो तो 6% 7% सीनियर सिटीजन को मिल जाता है, डिबेंचर्स में 9-10% भी मिल जाता है। शेयर्स में एक हफ्ते में 10% मिल सकता है, एक हफ्ते मतलब सोचो एक साल और एक हफ्ता, किसी सिनेरियो में एक दिन में भी 5% मूवमेंट हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी में तो 30% मूवमेंट भी हो सकती है एक दिन में, बट वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। सो एज एन इन्वेस्टर, would you invest in shares or debentures? It depends on your risk taking capacity. अगर सेफ रिटर्न चाहिए, टेंशन नहीं कि भाई मैं अपने काम पे ध्यान दूं और पैसा सेफ रहे, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं उसको, डेट में जाना चाहिए। बट मजे लेने हैं लाइफ में तो इक्विटी, कि भाई पैसा तो फिर कमा लेंगे, एड्रेलिन रश जिसे कहते हैं ना, वो इक्विटी में है। उससे भी कहीं ज्यादा मतलब बिल्कुल कोकेन तो वो क्रिप्टो करेंसी है तो वो अलग की। तो why do we invest in shares? Capital appreciation and dividend, ठीक है। तो कंपनी wants to raise money, should it invest or should it raise the money by issuing shares or debentures?
नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए। द कंपनी शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ज्यादा शेयर्स इशू करेंगे तो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हैं, ज्यादा डिवेंचर्स इशू करेंगे तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क के साथ जी रहे हैं, वो डर डर के जी रहे हैं कि फिर कुछ। अब तो कोविड के बाद तो वैसे ही सबकी हालत खराब है, लोग जीरो डेट कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं कि डेट नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए। जीरो डेट कंपनी मतलब कोई लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं। कोई बात नहीं, शेयर होल्डिंग कम हो लेकिन कर्जा तो नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जीरो डेट कंपनीज वो होती है जिनके कोई डेट नहीं है, कोई लोन नहीं है। ओके, अभी तक सारी बातें क्लियर? ठीक है जी। तो कहानी शुरू कहां से हुई थी? क्या कंपनी का जितना मन कर रहा है उतने पैसे वो रेज कर सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन होती है, फिर दिखा आपको बताया जाएगा कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 500 करोड़ रुपए। अब आपकी मर्जी है कि आपने 10 रुपए की डिनोमिनेशन रखनी है तो यू कैन इशू 50 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपने 1 रुपए का रखना है तो 500 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। Authorized share capital. Authorized share capital is the also known as the registered capital. Registered, registrar of companies में आपको मेंशन करना होता है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कितनी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी that a company can raise through issue of shares. Maximum amount of money that a company can raise through issue of shares. आपको ऑथराइजेशन मिल गई 500 करोड़ की, तो क्या आप 500 के 500 करोड़ शेयर्स इशू कर दोगे? हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट नॉर्मली ऐसा कंपनी करती नहीं है, नॉर्मली ऐसा कंपनी करती नहीं है। ध्यान से देखना सर, हमने इशू करे 500 करोड़ शेयर्स, 500 करोड़ रुपए के शेयर्स, तो लेट अस अज्यूम 10 रुपए का एक शेयर था, तो 50 करोड़ शेयर 10 रुपए के। अब कंपनी ने अच्छा करा, वो 10 का शेयर हो गया 20 रुपए का, यही बोल रहे हो ना? तो आपके जो कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ थी, अब उसकी वैल्यूएशन हो गई 1000 करोड़, 50 का हो गया तो 2500 करोड़। बुक्स में जब स्टार्ट ही हुई थी क्लास तो मैंने क्या बताया था कि कंपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल किस वैल्यू पे दिखाती है? फेस वैल्यू, इशू प्राइस या मार्केट प्राइस? तो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे कंपनी के अकाउंट्स को कोई लेना देना नहीं। नहीं, तो जब आप किसी इंसान की नेटवर्थ निकाल रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं ना कि इसके एलोन मस्क की नेटवर्थ इतनी है, अंबानी की इतनी है, नेटवर्थ के लिए करंट मार्केट प्राइस लिया जाता है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, वो आपके इंसान की नेटवर्थ होती है, ठीक है ना? कंपनी अपने अकाउंट्स में क्या दिखाती है? फेस वैल्यू। कंपनी अपने अकाउंट्स में दिखाती है फेस वैल्यू। इंसान की नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ भी निकालनी है तो वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होती है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, बट अकाउंट्स के पर्पस के लिए हम क्या लेते हैं? फेस वैल्यू। ओके, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्लियर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। क्या आप सारे के सारे शेयर्स इशू कर देंगे? इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, नॉर्मली कोई ऐसा करता नहीं है। तो इशूड कैपिटल आती है फिर, पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच द कंपनी एक्चुअली इशूज टू द पब्लिक। Issued share capital. Issued share capital is the part of the authorized share capital which is actually issued to the public. आपके पास ऑथराइजेशन थी 500 करोड़ की, आपने इशू करे 300 करोड़ के शेयर्स, आपकी मर्जी, 200 करोड़ आपने अपने पास रखे हुए, अभी नहीं इशू करे, जरूरत पड़ेगी कर देंगे दोबारा। और इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल, बट इट कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल, से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच द कंपनी इशूज टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट? सब्सक्राइब कैपिटल,
अब आपने तो इशू कर दिए, तो आपको क्या लगा लोग लाइन लगा के खड़े होंगे? जरूरी थोड़ी ना कि सबके सब ले लें आपके शेयर्स। एफपीओ तो बिल्कुल मतलब अलग दुनिया में चलती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये तो मैं हूं जो तेरे से रिलेट कर पाता हूँ, वरना मतलब क्या बात चल रही है और तू क्या सोच रही है, कमाल है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अभी बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन क्या था, पहले इस पे फोकस करो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल that is subscribed by the public, that is subscribed by the public. कंपनी ने इशू करे 300 करोड़, पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 290, तो सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी लेस देन इशूड कैपिटल। कैन इट बी मोर देन द इशूड कैपिटल? अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंपनी के पास ऑथराइजेशन थी 500 करोड़ की, कंपनी ने इशू करे अभी सिर्फ 300 करोड़ और सब्सक्रिप्शन आई 320 करोड़। आपके पास ऑथराइजेशन है 500 की, बट आपने इशूड कैपिटल, आपने अभी इशू इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ओनली 300 करोड़, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 320 करोड़। तो कंपनी 300 करोड़ इशू करेगी या 320 दे सकती है? 300 ही करेगी। कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन द इशूड कैपिटल। ये थोड़ी ना कि लालच आ गया, अब घर आई लक्ष्मी को कौन ठोक ना, ऐसा कुछ नहीं है। 300 करोड़ थी आपकी इशूड कैपिटल, तो 300 ही रहेगी। इसे कहेंगे केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसे क्या कहेंगे? केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। वो हम सीखेंगे कि आपके पास ऑप्शन रहता है रिफंड करो या प्रोरेटा अलॉटमेंट करो, वो बात की कहानी है। बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट इशू shares more than the issued capital, than what you invited applications for. So subscribed capital can never be more than the issued capital. It can definitely be less than the issued capital. Company invited application for shares worth rupees 300 crores. Applications were received for 250 crores. Possible? Not possible. 300 invite करे थे 300 crores. Company received application for 250 crores. So can they go ahead with the process of allotment? नालायक। एक छोटा सा क्लॉज होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया 90% होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भी होगा और कहाँ होगा? पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो इसमें क्या बताया था आपको? एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। क्या था मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। तो 90% ये सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई, 85 भी हुई हैं, कह रहा भाई साहब सॉरी, पैसे वापस कर दो सबके। तो कंपनी इस खौफ से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकती है? गरीबों वाली हरकत नहीं कि कह रहे कि मतलब कम कर देते, अब तो हो गया ना। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल मैं 100 करोड़ ही करता, तो अगर 85 आते तो और कम कर देते यही तो मेरा पॉइंट है। मेरे हिसाब से तो मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है ना। मेरे तो मतलब 300 तो यूं निकल जाएंगे। कुछ कुछ कंपनीज के 1 मिनट में सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स, कुछ कुछ के लास्ट दिन तक भी नहीं होते। कुछ कुछ कंपनीज 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाती हैं, 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। फिर होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट की 100 अप्लाई करते, चलो 10 ले लो। मतलब ऐसे ऐसे रेशियोज भी निकलते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका बहुत नुकसान होगा, आपका बहुत नुकसान होगा। पूरा प्रोसेस हो गया जीरो, बेइज्जती अलग, पैसे वापस करने पड़ेंगे सबके। रेपुटेशन है ना कंपनी की, मतलब कल को फिर से रेज करना मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए। तो बताओ बेटा, कंपनी इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करती होगी? वेरी गुड, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। ओह ये वाला था, हमें क्या पता कि अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। क्या अपॉइंट करती है? अंडरराइटर्स आर financial institutions, they may be banks and financial institutions
or venture capitalists who take the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. वो कह रहे टेंशन ना लो, हम बैठे हैं, पब्लिक में इशू करो, जो नहीं होगा वो हम, जो भी शॉर्टफॉल अगर कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे, हम खरीद लेंगे उतने शेयर्स. ओके. मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. इसके सब पार्ट्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसका मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है. तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. जितनी बातें सिखा रहा हूं कोई रीजन होगा, सीक्वेंस होगी, उसी ऑर्डर में करना प्लीज आपके अंडर. और जितना अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूं तो वो भी आपके काम का ही है, पता होना चाहिए. तो अभी सिर्फ मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? कोई डाउट? हेलो ऑनलाइन? No, sir. ठीक है. एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो आईपीओ के थ्रू इशू करती है. इसका बड़ा भाई होता है एफपीओ. सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, और मतलब रियल लाइफ में भी यस, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अकाउंट्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, बट अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है कि किसी कंपनी के, जैसे आपके पास 500 करोड़ की थी ना ऑथराइजेशन, तो आपने तो अभी 300 करोड़ ही करे, 4 साल के बाद आपको 50 करोड़ की और जरूरत पड़ गई, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स अब आपने और इशू करे, तो अब क्या निकालेगी कंपनी? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. आईपीओ जब फर्स्ट टाइम कंपनी को इन्वाइट किया जा रहा है टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी. ओके, कोई डाउट? क्लियर?